बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हार्वर्ड अकेडमी। डियर एस्पिरेंट्स, आज का हमारा सेशन यूबीआई के एक्ट के हवाले से है और ये हम एक्ट इंटरव्यू के हवाले से कवर कर रहे हैं ताकि आपको यूबीआई का जो रूल्स रेगुलेशन है, एक्ट हैं, उसके अंदर क्या कुछ है, चीज़ें कैसे डिफाइन की गई हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन इसके अंडर कैसे काम करेंगे, किस हिरार्की में, किस फ्रेमवर्क में इसने काम करना होता है, उसके लिए एक्ट का जानना बहुत ज़रूरी है। एक्ट एक बेसिक डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर यूबीआई की सारी फंक्शनिंग वर्किंग काम करती है। सो ये आप हमारा कंप्लीट कोर्स हार्वर्ड अकेडमी की वेबसाइट www.harvardacademy.com उस पर ज्वाइन कर सकते हैं। और आज का हमारा सेशन यूबीआई यानी कि एम्प्लॉयज ओल्ड एज बेनिफिट एक्ट 1976 का जो सेक्शन है वो 8 और आगे ऑनवर्ड 8, 9, 10 सेक्शन हम इस सेशन में कवर करेंगे। सेक्शन 8 जो है ये इंश्योर्ड पर्सन्स के जो टॉपिक है इसी के अंडर में ही फॉल करता है। इसकी जरा देख लेते हैं। इन एडिशन टू द पावर्स कन्फर्ड ऑन एंड द फंक्शन entrusted to it by the other provisions of the act or by the rules, the board shall have powers। अब बोर्ड मैंने पहले बात की थी लास्ट लेक्चर में भी कि जो एक हेड है ये चेयरमैन है प्लस जो बोर्ड है बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, ये सारी की सारी जो पावर्स हैं फंक्शंस हैं जो इसको दिए गए होते हैं उनको एक्सरसाइज करते हैं। सो यहां पे ये बात किया गया है इन एडिशन टू द पावर्स कन्फर्ड, जो इसको पावर्स दी गई हैं इसके अलावा जो इजाफी हैं, इन एडिशन टू द पावर्स कन्फर्ड ऑन यानी जो पहले इसको पावर दी जा चुकी हैं इसके अलावा जो एडिशनल है एंड द फंक्शंस entrusted to it, और जो इसकी जिम्मेदारियां हैं जो इसने फंक्शन करने हैं बाय द अदर प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, यानी कि जो मुख्तलिफ जो प्रोविजंस हैं जो शिक्के हैं इस एक्ट की उसके मुताबिक, और बाय द रूल्स या फिर रूल के मुताबिक अगर कोई इसको मजीद पावर देनी है, द बोर्ड शैल हैव पावर्स, बोर्ड के पास ये पावर क्या है, बोर्ड क्या कुछ कर सकता है। पॉइंट ए पे है टू अप्रूव द बजट एस्टिमेट्स। अब ये एक्ट में कहीं बात नहीं, लेकिन यहाँ पे बात यही एक्ट के अंदर और फर्दर बजट को कैसे एस्टिमेट करना है और उस एस्टिमेट्स को कैसे अप्रूव करना है ये रूल में दिया गया होगा। यहाँ पे सिंपल हाईलाइट किया गया कि बोर्ड के पास मजीद भी पावर्स हैं, उनमें से बोर्ड ने क्या कुछ करना है टू अप्रूव द बजट एस्टिमेट्स, द ऑडिटेड अकाउंट्स यानी कि अकाउंट्स को नहीं बल्कि ऑडिट होने के बाद जो अकाउंट्स आएंगे सामने उनको अप्रूव करना, एंड एनुअल रिपोर्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन, एक पूरे साल में उसकी क्या परफॉर्मेंस रही, कितनी फंडिंग आई, कितनी डिसबर्समेंट हुई, कितनी नई इंडस्ट्रीज रजिस्टर्ड हुई या फिर जो उसमें फॉल करती थी उनको कंट्रीब्यूशन आई, ये सारी की सारी पूरी एक एनुअल रिपोर्ट जो है वो उसको अप्रूव कौन करेगा, बोर्ड करेगा। फॉर सबमिशन टू द फेडरल गवर्नमेंट, जब अप्रूव कर देगा ये बोर्ड तो इसको किधर भेजेगा, फेडरल गवर्नमेंट को, इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट के मुताबिक जो बोर्ड है वो अपनी सारी रिकमेंडेशन या सारी सिफारिशात या जो अप्रूवल देगा उसको फेडरल गवर्नमेंट के फॉरवर्ड कर देगा उसको, यानी इस बोर्ड के थ्रू ये चीजें होंगी। अगला पार्ट में कहा जाता है टू कॉल फॉर एनी इंफॉर्मेशन और डायरेक्ट एनी रिसर्च, यानी कि कोई मालूमात चाहिए या कोई रिसर्च कंडक्ट करनी है, टू बी मेड फॉर द फर्दरेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द एक्ट, यानी इस एक्ट को कारआमद काबिल अमल करने के लिए मजीद कोई रिसर्च की जरूरत है, मालूमात की जरूरत है, उनको अप्लाई करने के लिए पॉलिसी के ऊपर ज़ेर गौर करने की चीजों की जरूरत, तो ये इंफॉर्मेशन भी मंगवा सकती है, यानी कि जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज है इसके पास ये पावर है कि वो कॉल कर सकता है किसी मजीद इंफॉर्मेशन के लिए, रिसर्च के लिए, चीजों को छानबीन के लिए, प्रोनिंग के लिए। इसके बाद आ जाता है जी सेक्शन नंबर 9, और ये चैप्टर यहां से शुरू हो जाता है कंट्रीब्यूशंस का। कंट्रीब्यूशंस क्या होते हैं, जो हिस्सा डालना, कौन हिस्सा डालता है, एक्चुअली ईओबीआई क्या है, एम्प्लॉयज के लिए वेलफेयर का है, तो जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं रजिस्टर्ड हैं जो फॉल करती हैं जिनको रजिस्टर्ड होना चाहिए वो एम्प्लॉयज की सैलरी का 5% या फिर वो जैसे ईओबीआई का जो एक बॉडी है वो डिटरमिन करेगी कि कहां पे थोड़ी सी क्लैरिटी नहीं है तो डायरेक्शन क्या होना चाहिए, डिसीजन क्या होना चाहिए, तो एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन देते हैं, हिस्सा डालते हैं एम्प्लॉयज की वेलफेयर के लिए। तो इस हवाले से है सेक्शन नंबर 9 क्या कहता है, सब सेक्शन 1 कहता है ऑन एंड फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ जुलाई 1976, यानी कि
पहली तारीख से लेके ऑनवर्ड, जो जुलाई 1976 जब ये एक्ट पास हुआ, कंट्रीब्यूशन शैल बी पेएबल एवरी मंथ, कब कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर्स ने करना है, हर महीने, बाय द एम्प्लॉयर टू द इंस्टीट्यूशन, इस EOBI को एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेंगे इन रेस्पेक्ट ऑफ एवरी पर्सन, किस लिए और उनका तयन कैसे किया जाएगा, जो उनके एम्प्लॉयज हैं उनकी बेसिस पे, फॉर एवरी पर्सन इन हिज इंश्योरेबल एम्प्लॉयमेंट, यानी कि जिसकी एम्प्लॉयमेंट भी है और इंश्योर्ड भी है, एट द रेट ऑफ 5% ऑफ हिज वेजेस इन द प्रिस्क्राइब मैनर, तो जो भी उसकी वेजेस बनती हैं उसका 5% कंट्रीब्यूशन दिया जाएगा, किसकी तरफ से, एम्प्लॉयर की तरफ से, किसको, EOBI को। सब सेक्शन 2 कहता है वेयर एन इंश्योर्ड पर्सन डज नॉट रिसीव एनी वेजेस फ्रॉम द एम्प्लॉयर फॉर एनी पीरियड, किसी खास पीरियड के लिए एम्प्लॉय को नहीं मिलता है, या जो इंश्योर्ड पर्सन है उसको वेजेस नहीं मिलती, फिर क्या होगा, द इंस्टीट्यूशन शैल सब्जेक्ट टू रेगुलेशन, जो कवानीन है उनको गौर करते हुए उनकी रोशनी में ये जो इंस्टीट्यूशन है वो क्या करेगा, डिटरमिन द अमाउंट ऑफ वेजेस विद रेफरेंस टू विच द कंट्रीब्यूशन शैल बी कंप्यूटेड, यानी कि क्या उसकी वेजेस को कंसीडर किया जाएगा जिसकी बेसिस पे उसका जो हिस्सा बनता है या कंट्रीब्यूशन है उसको कम्यूट किया जाएगा, उसको कैलकुलेट किया जाएगा, या जो एम्प्लॉयर है उसको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अच्छा, इसके बाद सबसेक्शन 3 है नॉट विद स्टैंडिंग एनी एग्रीमेंट टू द कंट्रेरी, यानी कि कोई एग्रीमेंट हो या कोई इख्तलाफ आ जाए, द एम्प्लॉयर शैल नॉट डिडक्ट फ्रॉम द वेजेस ऑफ एन इंश्योर्ड पर्सन और अदरवाइज रिकवर फ्रॉम हिम एनी पोर्शन ऑफ द कंट्रीब्यूशन, जहां पे EOBI ने डायरेक्शन दी कि तुमने एम्प्लॉयर को कहा कि तुमने 15,000 रुपया लेट्स रिकवरी में डालना है। अब ये एम्प्लॉयर का काम ये नहीं है कि एम्प्लॉय की सैलरी से ये काट ले, चूंकि EOBI ने हमसे ये ले लिया हम आपसे रिकवर करते हैं, तो इस तरह कभी भी नहीं किया जाएगा, ऐसे करने की इजाजत नहीं है। सबसेक्शन 4 है वेयर द मोड ऑफ पेमेंट ऑफ रिमनरेशन, यानी कि जो इंश्योर्ड पर्सन है जिसको सैलरी मिलती है, जिसको वेजेस मिलती है, वेयर द मोड ऑफ पेमेंट ऑफ रिमनरेशन वेयर इन कैश और इन काइंड, यानी कि किसी को गंदम दी जा रही है या फिर कैश इन हैंड दिया जा रहा है, तो इससे क्या हो जाता है, मेक्स इट डिफिकल्ट टू डिटरमिन द अमाउंट ऑफ वेजेस फॉर कम्यूटिंग द कंट्रीब्यूशन, जहां पे जो कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर को करना है ऑन द बिहाफ ऑफ इंश्योर्ड पर्सन उसको डिटरमिन करना मुश्किल हो जाता है। फिर क्या करेगा, द इंस्टीट्यूशन में सब्जेक्ट टू रेगुलेशन डिटरमिन सच वेजेस, तो इंस्टीट्यूशन के पास पावर आ जाती है, वो खुद इसका तयन कर सकता है कि कितनी कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर को करनी पड़ेगी। इसके बाद फर्दर आ जाता है सेक्शन नंबर 10, एवरी एम्प्लॉयर शैल कीप सच रिकॉर्ड, एम्प्लॉयर का क्या काम है, वो रिकॉर्ड को महफूज रखेगा, एंड शैल सबमिट टू दी इंस्टीट्यूशन सच रिटर्न, तो इंस्टीट्यूशन यानी EOBI जब भी कभी रिटर्न मांगता है, डिटेल मांगता है, तो वो ये सबमिट करेगा। कौन करेगा, एम्प्लॉयर, ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो रिकॉर्ड को मेंटेन रखे। सच टाइम्स, जब कहे, महीने बाद कहे, 6 महीने बाद कहे, साल बाद कहे, 5 साल का डाटा कहे, इन सच फॉर्म, उस शक्ल में, एंड कंटेनिंग सच पर्टिकुलर, और उन वजाहत के साथ, रिलेटिंग टू द पर्सन एम्प्लॉयड बाय हिम, जो जिसको उसने एम्प्लॉयमेंट पे रखा हुआ है, उसकी डिटेल जब भी EOBI की तरफ से मांगी जाएगी एम्प्लॉयर देगा, एज मे बी प्रोवाइडेड इन रेगुलेशन, यानी रेगुलेशन में जो चीज दी गई है कि जो आपने एम्प्लॉयज रखने हैं उनकी क्या क्या डिटेल्स होनी चाहिए, जो इंश्योर्ड पर्सन है उनकी क्या क्या डिटेल्स होनी चाहिए, वो डाटा जब भी EOBI मांगेगा तो ये एम्प्लॉयर को देना पड़ेगा। सो ये था सेक्शन नंबर 8, 9, 10। अब इसमें से जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है निटी-ग्रिटी इंटरव्यू के दौरान, क्वेश्चन है जी, व्हाट पावर्स डज द बोर्ड हैव अंडर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, बोर्ड के पास क्या पावर्स हैं जो इस एक्ट की शिकें हैं उसके मुताबिक। इसका आंसर क्या होगा, द बोर्ड हैज द पावर्स टू अप्रूव बजट एस्टिमेट्स, ऑडिटेड अकाउंट्स एंड द एनुअल रिपोर्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन फॉर सबमिशन टू द फेडरल गवर्नमेंट। एडिशनली it can call for any information or direct research to further the objectives of the objectives of the act। इस एक्ट की ऑब्जेक्टिव्स या मकासद को हासिल करने के लिए बजट के एस्टीमेट को अप्रूव करना, ऑडिटेड अकाउंट्स को अप्रूव करना, एनुअल रिपोर्ट को फेडरल गवर्नमेंट की तरफ भेजना, कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए होगी वो हासिल करना, कोई रिसर्च करवानी है तो वो करवाना। ये किसका है पावर्स, ये है बोर्ड की पावर्स।
अगला सवाल आ जाता है, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन रेट that employers must pay to the institution for insurable employment and how is it calculated? कितना वो जमा करवाएगा एम्प्लॉयर, कंट्रीब्यूट करेगा इंश्योर्ड पर्सन के बिहाफ पे, और इसको कैलकुलेट कैसे किया जाएगा? इसका आंसर क्या है? Employers must contribute 5% of an insured person's wages to the institution every month if, हर महीने जमा कराएगा, if wages are not received the institution will determine the amount of wages to commute contributions as per regulation. तो commute करना contribution ये regulation के मुताबिक ये किसका काम बन जाएगा? ये बन जाएगा institution का, वो determine करेगा. Question: Can employers deduct contributions from the wages of insured persons? सवाल है, Can employers deduct contributions from the wages of इंश्योर्ड पर्सन? क्या एम्प्लॉयर जो है वो डिडक्ट कर सकता है जो उसने कंट्रीब्यूशन की हूं इंश्योर्ड पर्सन से? इसका आंसर है नो. एम्प्लॉयर्स आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम डिडक्टिंग एनी पोर्शन ऑफ द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द वेजेस ऑफ इंश्योर्ड पर्सन्स और रिकवरिंग इट बाय अदर मीन्स रिगार्डलेस ऑफ एनी एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्रेरी. यानी इसके ऊपर कोई एग्रीमेंट है या उसके इख्तलाफ में काटा नहीं जा सकता. अगला सवाल है जी, हाउ डज द इंस्टीट्यूशन एड्रेस सिचुएशंस वेयर वेजेस आर डिफिकल्ट टू कैलकुलेट? यानी जहां पे वेजेस को कैलकुलेट करना मुश्किल होगा, फिर इंस्टीट्यूशन कैसे इस मामले को देखेगा? ड्यू टू द मोड ऑफ रिमनरेशन. रिमनरेशन का मोड जो है वो इन काइंड हो सकता है, इन कैश हो सकता है. इस सूरत हाल में फिर क्या किया जाएगा? इन सच केसेस द इंस्टीट्यूशन इज एम्पावर्ड टू डिटरमिन द अमाउंट ऑफ वेजेस फॉर कम्यूटिंग कंट्रीब्यूशन सब्जेक्ट टू रेगुलेशन. जो उसके कवानीन है उसकी रोशनी में ये इंस्टीट्यूशन के पास पावर है कि वो डिटरमिन कर सकता है. अच्छा, अगला सवाल आता है, व्हाट आर द रिकॉर्ड कीपिंग एंड रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स फॉर एम्प्लॉयर्स अंडर दिस एक्ट? इस एक्ट के मुताबिक एम्प्लॉयर के ऊपर क्या लाजिम है कि वो रिकॉर्ड कैसे मेंटेन रखेगा, प्रोवाइड करेगा? इसका आंसर है, एम्प्लॉयर्स मस्ट मेंटेन रिकॉर्ड्स एंड सबमिट रिटर्न्स टू द इंस्टीट्यूशन एट स्पेसिफाइड टाइम्स इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट्स एंड इंक्लूड पार्टिकुलर्स अबाउट द पर्सन एम्प्लॉयड एज प्रोवाइडेड इन द रेगुलेशन. रेगुलेशन में जैसे वजाहत की गई है वो रिकॉर्ड का मेंटेन करना और उसका प्रोवाइड करना जब भी इंस्टीट्यूशन की तरफ से मांगा जाएगा. सो आज का सेशन यहाँ पे कंक्लूड करते हैं और हार्वर्ड एकेडमी के प्लेटफॉर्म से आप प्रिपरेशन को, जो सेशन चल रहा है इसमें जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के हवाले से जो इंटरव्यू में करने की बातें हैं, ना करने की बातें हैं, कॉमन क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं, उनका आंसर कैसे करना है, ये सारी टेक्निक्स आपको इस पूरे कोर्स में घर बैठे आराम से बगैर किसी इधर उधर के मगजमारी किए हुए अपनी ग्रूमिंग कर सकते हैं. और ना सिर्फ इस इंटरव्यू के लिए बल्कि हर आने वाले इंटरव्यू के लिए भी ये आपका कोर्स जो है फ्यूचर में भी हेल्प करता रहेगा. खुदा